एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 8 जो हमारा है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का फर्स्ट हमारा चैप्टर जो है, जिसमें कि देखो ये यूनिट जो है वो 2 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहला चैप्टर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड चैप्टर 8 यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं 1 लेक्चर में 1 शॉट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। ठीक है, हम डिटेल लेक्चर देखने वाले हैं, तो प्लीज़ जिसको वीडियो पसंद आता है और वो लास्ट तक देखे। एंड अगर आपको प्यारा से कमेंट करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हो। एंड अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुँचे। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो अभी आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ओके देखो, मैं जो साइंटिस्ट का सॉरी ये जो हमारे हैं, ठीक है, इनका सारा जन्म कुंडली मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी जैसे 1 बाय 1 लेक्चर कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो काफ़ी प्यारा चैप्टर है। देख सकते हो आप, इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि आखिर ह्यूमन के हेल्थ पे, समझ रहे हो, इनके जो हेल्थ यानी समझ ही रहोगे तुम, इनके सेहत पे, सेहत बोल सकते हो। ठीक है, सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे एंड सेहत ख़राब होती है तो इनको डिज़ीज़ किस तरीके के हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं आज एक प्यारे से चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हेल्थ जो होता है, क्या लिखा है? हेल्थ जो होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humor। मतलब लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी समय तक हम सिर्फ ये सोचते थे ना, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड से रिलेटेड। किससे? फ्लूइड से रिलेटेड। तो काफ़ी समय से हम पहले ये सोचते थे, लॉन्ग टाइम से ये सोचा जाता था और कंसाइडर किया जाता था कि हमारी बॉडी एंड हमारे माइंड तभी तक सही रहता है जब हमारे बॉडी का ह्यूमर यानी फ्लूइड का बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा, तभी जाके हमारा जो बॉडी होता है एंड दिमाग हमारा सही रहेगा। ठीक है, कौन कहते थे वो देख लो। दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। अर्ली ग्रीक, जो पुराने ग्रीक हुआ करते थे, ठीक है, लाइक हिप्पोक्रेट्स, नाम याद रखना, लाइक हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, अर्ली ग्रीक्स वगैरह यही कहते थे लाइक गुड ह्यूमर होगा हमारे बॉडी का तो हमारा जो हेल्थ होता है वो भी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है? इट वॉज थॉट दैट पर्सन विथ अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। और ये गुड पर्सनैलिटी, आई थिंक ये जो ह्यूमर वाला था रिलेटेड, जो फ्लूइड वाला था एक, ठीक है, उसका ये मानना था कि अगर एक पर्सन के पास ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल समझ रहे हो, लीवर में प्रेजेंट होता है ब्लैक बाइल, ठीक है, जो स्टोर करता है, ब्लैक बाइल अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है वो हॉट पर्सनैलिटी का हो। हॉट पर्सनैलिटी वो मत समझना बहुत हॉट है यार, मतलब इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एंड वुड हैव अ फीवर, हो सकता है उसको फीवर हो। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्शन थाट, मतलब ये प्योरली बस सोचा जाता था कि ऐसा होता होगा। लेकिन याद रखो, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की गई विलियम हार्वे के द्वारा, जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की गई विलियम हार्वे के द्वारा, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया और इन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया, मतलब इन्होंने दिखाया कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर
इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। इन्होंने थर्मोमीटर से नापा और ये मेंशन करा कि एक नॉर्मल बॉडी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर ब्लैक बाइल के साथ भी एकदम ठीक हो सकता है। मतलब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर ब्लैक, मतलब क्या था, ये अर्ली ग्रीक थिंकर एंड हिप्पोक्रेट्स कहते थे कि अगर किसी के पास ब्लैक बाइल होगा तो हो सकता है उसको फीवर होगा और वो हॉट पर्सनैलिटी का होगा। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे के द्वारा डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल नहीं, थर्मोमीटर से उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि ब्लैक बाइल होते हुए भी पर्सन जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपने पास रखता है। एंड इन्होंने इसी लाइक डिस्कवरी से इन्होंने क्या किया था, जो थर्मोमीटर से उन्होंने डिस्कवरी किया, इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अर्ली ग्रीक थिंकर ने दिया था, इसको इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है। इन लैटर ईयर, आफ्टर कुछ टाइम बाद जो था, बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस, इन्होंने बायोलॉजिकली थ्रू इनको ये बोला गया कि अगर न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हमारे ये तीनों सिस्टम अगर सही होते हैं, आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, मतलब ये सारे जब सिस्टम हमारे सही होते हैं तो यही तीनों सिस्टम, इसको हम ईने से याद कर सकते हैं। ईने समझ रहे हो? ईने, ENE, आई से हो गया, सॉरी, आई से हो गया इम्यून सिस्टम, आई से हो गया इम्यून सिस्टम, एन से हो गया न्यूरल सिस्टम, ई से हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एक ट्रिक याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हो। हैंस माइंड और हमारी मेंटल स्टेट, इन तीनों की वजह से ही ख़राब हो सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं है जो कि हमारे माइंड को या हमारे हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इन्हें ही एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है। ठीक है। ऑफ कोर्स हेल्थ जो होता है अफेक्ट हो सकता है और भी चीज़ों के द्वारा, तो ये याद कर लेना। ठीक है। पहली चीज़, पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी, जेनेटिक समझ रहे हो, मतलब बचपन से हमें कोई बीमारी है। ठीक है। 3 चीज़ों की वजह से हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर हमें बचपन से कोई बीमारी है, डेफिशिएंसी यानी किसी चीज़ की कमी है, with a child is born and deficient detect with child inheritance from parents to birth। वही बोला गया है कि बचपन से हमें कोई बीमारी है, मतलब हमारे माँ बाप को कोई बीमारी है, उनसे हमें ट्रांसफ़र हो गई, तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र वाली बीमारी है। तो हेल्थ ऑफ कोर्स मम्मा पापा का ख़राब था। मान लो कि इनको कोई एक एक्स डिजीज़ लिंक्ड डिजीज़ थी। ठीक है। मम्मी थी हमारी, दोनों पे मान लो कि था हमारे पास हीमोफीलिया था, तो ऑफकोर्स वो चीज़ हमें भी हो जाएगी। तो ये जेनेटिकली डिजीज़ वाली बीमारी है कि ऑफकोर्स मम्मी पापा को थी तो हमें भी होगी। तो ये हेल्थ इसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब होता है कि मान लो तुम बैठे हो कहीं, ये चेयर पे ब्लड गिरा हुआ है। ब्लड किसका है? 8 पॉजिटिव वायरस, HIV पॉजिटिव या 8 पॉजिटिव बोल सकते हो। तो HIV पॉजिटिव कोई पर्सन था, उसका ब्लड गिरा है, तुम इसके कांटेक्ट में आ गए, तुमको भी क्या हो गया, तुम क्या हो गए? HIV पॉजिटिव। तो ये एक इन्फेक्शन तुम्हें हो गया। ठीक है, ये इन्फेक्शन हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, खांसी आ रही है, तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम ही इसके बगल में जाके बैठ गए और तुम इससे इन्फ्लुएंस आ गए, अब तुम्हें भी खांसी आ रही है। तो ये इन्फेक्शन हो गया जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। तीसरा है तुम्हारी लाइफस्टाइल। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, जैसे कि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, साफ जगह पे नहीं बैठ रहे हो, एंड अच्छे से खाना, अपना पानी, सब कुछ नहीं ले रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, हैबिट तुम्हारी अच्छी नहीं है, एंड तुम्हारे पास सारी चीज़ें गड़बड़ चलती है, टाइम के हिसाब से तुम कुछ नहीं करते, तो ऑफकोर्स तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा जो हेल्थ होता है वो डैमेज होगा, उस पर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है। अभी देखो, ठीक है, पहला पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड पढ़ते हैं। देखो, बिल्कुल आज ही चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, डोंट बी लाइक थकना वकना मत। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं।
द टर्म हेल्थ, अब ये हमें हेल्थ का टर्म बताएगा। आखिर हेल्थ का मतलब रियली में हेल्थ का मतलब क्या होता है। हम तो यही समझते थे ना, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम बहुत हेल्दी हैं, लेकिन हमारी किताब, हमारी एनसीईआरटी माता हमें कुछ और बताएंगी कि आखिर ये हेल्थ का मतलब क्या होता है। ये छोटा सा जो 6 वर्ड का, 4 2 5, हाँ ठीक है, जो ये वर्ड तुमको 6 शब्द का दिखाई दे रहा है, ये हेल्थ मतलब क्या होता है। क्या लिखा है, इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाई एवरीबडी, ऑफकोर्स सब करते हैं। आई एम हेल्दी, मुझे कोई बीमारी नहीं है तो आई एम हेल्दी, मुझे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, आई एम हेल्दी, तो ऐसा बोला जाता है। हाउ डू वी डिफ़ाइन इट, लेकिन हम रियली इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और अ फिज़िकल फिटनेस, जो मैंने तुमको बताया वही बोल रही है। हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें लाइक हमारे पास कोई डिज़ीज़ नहीं है, या फिर हम फिज़िकली बहुत फिट है तो हम बहुत हेल्दी हैं। ना बाबा ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तुम बिल्कुल फ़िट हो गाइस, तुम बिल्कुल फ़िट हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अपने भाई से टॉफ़ी लेनी है और उसको मारना है, मतलब अपने भाई को मारना है। तुम सोच रहे हो अपने भाई को मारना है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है भाई, तुम कुछ गलत सोच रहे हो अपने भाई के लिए, तो ऑफ कोर्स तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम मेंटली अनफिट हो, फिट नहीं हो। तो ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स तुम फिट नहीं हो तो तुम बिल्कुल हेल्दी नहीं हो, तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है। वही बोला गया यहाँ पे कि इट कुड बी डिफाइंड, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम कम्प्लीटली फिज़िकली मेंटली सोशल बिंग वेल बींग है, मतलब हम क्या हैं, बिल्कुल फिज़िकली, हमारे बाहर से देख लो हमें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल हम फिट हैं। हम मेंटली दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं सोच रहे, भाई को प्यार देना है, घर वालों की बात माननी है, हमारे दिमाग में कुछ गलत नहीं चल रहा है, सोशली वेलबींग है, ठीक है। मतलब जो हमारे दोस्त लोग होते हैं वो मुझसे डरते नहीं हैं, मुझसे खुश रहते हैं, डरते नहीं हैं, मुझसे खुश रहते हैं, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम हेल्दी पर्सन। अब तुम बोल सकते हो तुम हेल्दी हो। when people are healthy they are more efficient at the work। अगर कोई पर्सन काफ़ी हेल्दी है, हेल्दी मतलब कि इन सारी चीज़ों में बिल्कुल मस्त है भाई, कुछ मन में नहीं सोचता ख़राब सा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, फिज़िकली फिट है, मेंटली अनहेल्दी नहीं है, तो वो जो काम कर रहा है उसमें बहुत एफिशिएंस रहता है। एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो वर्क को परफॉर्म कर सकता है। These increase प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। अगर तुम वर्क अच्छे से करोगे, ठीक है, वर्क अच्छे से करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम इकोनॉमिकली बिल्कुल ठीक हो रहोगे भाई, तुम्हारे पास पैसा है, तुम इकोनॉमिकली बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिव रोज़ की कम नहीं होगी, तुम्हारी रोज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तुम मम्मी पापा को ज़्यादा चीज़ें दे सकते हो, तुम कमा सकते हो अच्छे खासे पैसे। तो एक हेल्थ वर्ड, अगर तुम हेल्दी हो, तुम्हें सारी चीज़ें मिल सकती हैं एवरीवन, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ पर्सन एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैन मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हेल्थ अगर तुम हेल्दी हो ना तो तुम्हारी लाइफस्टाइल बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तुम्हारा खान पान सही हो जाता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाते हो, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बात है कि तुम्हारा जो उम्र है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो फिट है तुम्हारी। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है। अब तुम पूछोगे ये क्या होता है, देखो, इन्फेंट मतलब बच्चा, मैटरनल बोल सकते हो मम्मा को, मोर्टेलिटी मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना या मर जाना, ऐसा होता है, कम होना, मरना, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम। अगर तुम्हारा सब कुछ फिट है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें सब आता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम गलत थॉट नहीं रखते किसी के प्रति, तुम बिल्कुल फिजिकली मेंटली बिहेवियरली एकदम फिट एंड फाइन हो, तो ऑफकोर्स बच्चा मरेगा नहीं, मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर और चीज़ें देखो किस किस तरीके से तुम फिट रह सकते हो। सबसे पहला, अपना डाइट मेंटेन करके रखो, बैलेंस डाइट रखो एकदम। अरे 8-9 में तुमने पढ़ा होगा कि डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, आयंस वगैरह एंड विटामिन्स वगैरह, सारी चीज़ें कैसे तुम्हारी बॉडी में फिट रहेगी। बैलेंस डाइट, बैलेंस का मतलब होता है कि एकदम मेज़र करके उतना ही मात्रा में तुम वो चीज़ खाओ जितनी तुम्हारे बॉडी को नीड है, तो तुम हेल्दी हो।
पर्सनल हाइजीन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ऑफ कोर्स सबकी हाइजीन होती है, कुछ लोग गंदे, तुमने कभी देखा है बाहर के लोग ऐसे सड़क के किनारे कुछ भी तरीके से खा लेते रह लेते हैं। ऑफ कोर्स उतनी सुविधा उनके पास नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं, तो इसीलिए वो हमेशा बीमार रहते हैं। तो तुम्हें अगर वो चीज़ मिल रही है, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं उपलब्ध, तुम जिससे कि अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हो, तो तुम करो। पर्सनली तुम एकदम बिल्कुल अच्छा खा रहे हो, बाहर की कुछ चीज़ें नहीं खा रहे हो, कोई भी जंक फूड नहीं ईट कर रहे हो, सही टाइम पे सो रहे हो, तो तुम अपने हेल्थ को अच्छे से अच्छे तरीके से रख सकते हो। डेली के डेली एक्सरसाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे तुम अपना हेल्थ मेंटेन करके रख सकते हो। योगा करो, ठीक है। सिंस टाइम इमोमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा करने से तुम्हें पता है क्या क्या, फिजिकली तुम फिट रहते हो, मेंटली तुम हेल्दी रहते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास नहीं आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ से भी तुम्हें अवेयरनेस मिलती है, मतलब किसी चीज़ को जानने की, क्या क्या बीमारियाँ होती होंगी, किस वजह से ये बीमारियाँ होती हैं, कैसे हम इनसे प्रिवेंट रह सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी तुम पहले से उस चीज़ से प्रिवेंट रहो। तुम्हें पता है कि आगे चलने के बाद कुत्ता है वहाँ पे, हम जाएंगे, वो पागल कुत्ता हमें काट लेगा, तुम उस रास्ते से क्यों जा रहे हो। प्रिवेंशन इसी को कहते हैं कि हम दूसरे गली से जाते हैं, भले वो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन हम उस गली से जाएंगे तभी हमें पागल कुत्ता ना काट ले। तो प्रिवेंशन करो ना। कुत्ता काटने के बाद तो क्योर तो सभी कर लेंगे, हॉस्पिटल तो सब जाएंगे, इंजेक्शन तो सब लगवाएंगे, लेकिन तुम उस गली में जाओ ही मत। तुम लॉन्ग टर्म ले लो भले, लेकिन तुम अपने हेल्थ का ख्याल रखो। तो वो होता है कि तुम उस चीज़ के बारे में अवेयर रहो कि इस बीमारी से क्या क्या हो सकता है, इस बीमारी को होने के लिए क्या क्या होता है, इससे क्या होता है। इस चीज़ के बारे में तुम अगर अवेयर रहोगे तो वो बीमारी तुम्हें नहीं होगी। तुम्हें पता है कि मान लो कोई किसी को स्नीज आ रहा है, वो कफ है, ठीक है, उसको खांसी आ रही है, तुम उसके पास मत बैठो कुछ दिन, भले तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख के रहो, बोलो कि भाई थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये प्रिवेंशन हो गई, ये अवेयरनेस हो गया। तुम्हें पता चल गया कि अगर मैं उसके बगल में बैठ के बैठूंगा तो ऑफकोर्स मुझे भी वो बीमारी हो जाएगी, ऑफकोर्स मुझे स्नीजिंग आ जाएंगी, ऑफकोर्स मुझे भी कफ हो जाएगा, मुझे भी खांसी आने लगेगी, मुझे भी जुकाम हो जाएगा। तो उस चीज़ के बारे में तुम अवेयर रहो, ठीक है। जितने भी डिजीज़ेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन में अफेक्ट कर सकते हैं, वैक्सीन लेते रहो। बचपन से तुम्हें पता होगा कि मम्मी पापा बहुत सारी चीज़ों के हमें वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना पड़ता है, मतलब आज लगा रहे तो हमें वो चीज़ बीमारी कभी होगी तो उस टाइम पे वो वैक्सीन काम करेगा। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं कि मान लो स्नेक बाइट किया, हमें तुरंत ही लगवाना पड़ता है, वो वैक्सीन किसी और टाइप के होते हैं। तो वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। इम्यूनेशन भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से डिस्पोज करें हमारे वेस्ट को, गार्बेजेस को। आप देखते होगे, देखो इस चीज़ से भी होता है कि बगल में हमने घर के बगल में बहुत गड्ढा खन दिया, हम बार बार अपने वेस्ट को वहीं जाके फेंक रहे हैं, हम अच्छे से उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं उसको। अब वहाँ पे बहुत सारे मच्छर इकट्ठा हो रहे हैं, वो मच्छर धीरे धीरे करके हमारे घर में घुस रहे हैं, हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमें टाइफाइड होगा, हमें मलेरिया होगा, हमें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। तो हमें अपने वेस्ट को अच्छे तरीके से गार्बेज में फेंकना है, हमें उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है कि उसके थ्रू कोई बीमारी है तो हमें ना हो। यही होता है अवेयरनेस। हमें अगर हम उस चीज़ से अवेयर हैं तो उस चीज़ को करने से थोड़ा तो हम डरेंगे। हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम वेक्टर पे कंट्रोल पाए। वेक्टर समझ रहे हो, किसी के थ्रू बीमारी का होना। मच्छर के थ्रू हमें क्या होता है, मलेरिया, टाइफाइड होता है। पता है क्यों? डायरेक्ट हमें मच्छर कोई बीमारी नहीं लाता, उसके पास कुछ बीमारी का कोई वो नहीं होता, वो कहीं और से बीमारी ले आकर के हमारे पास लेके आता है, इसके लिए हम उसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर वो चीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी को या किसी चीज़ को फैलाता है, ले करके जाता है। वेक्टर एक व्हीकल है। एज एग्जाम्पल रख लो कि मान लो कि हमारे पास हमने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट वाला डिलीवरी भैया एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो ब्लिंकिट की कंपनी से प्रोडक्ट को ला करके हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम बोले तो जो डिलीवरी बॉय है वो एज अ वेक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। तो मच्छर भी एज अ वेक्टर ही काम कर रहा है एक बीमारी को हमारे तक पहुँचाने में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी हाइजीन कैसी होगी, हमारा फूड कैसा होना चाहिए, हमारा वाटर कैसा होना चाहिए, साफ़ पानी
पीना चाहिए, खाने का तरीका साफ़ होना चाहिए, हाथ धुल के खाना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ सही कर सकते हैं। ठीक है, हम गुड हेल्थ अपने पास रख सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। देखो मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है हेल्थ, गुड हेल्थ के ऊपर, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, खुद को भी बताओ, दूसरों को भी बताओ, समझाओ कि किस तरीके से हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को रहना है, लाइफस्टाइल परफॉर्म करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। देखो अब एक डिजीज़ की डेफिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज़ डिजीज़। तुमने यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से देखी। हेल्थ का मतलब सिंपली ये होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिज़िकली फिटनेस हो तो ऑफकोर्स तुम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हो। ऐसा मत सोचना सिर्फ तुम हेल्दी हो। हेल्थ का मतलब होता है कि कंप्लीट तुम फिज़िकल तरीके से, मेंटल तरीके से, सोशल वेलबींग तरीके से अगर हेल्दी हो तब जा कर के माना जाता है कि तुम हेल्दी हो। ठीक है, अब बोल रहा है डिज़ीज़ का डेफिनेशन। डिज़ीज़ का डेफिनेशन ये बोल रहा है, जब हमारे ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होते हैं एंड हमें दिखता है कोई साइन एंड सिम्टम्स वी आर नॉट हेल्दी, तो उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। मान लो कि ऐसा होता है कि हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सही सब कुछ चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से क्या होता है, हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है। अचानक से होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाइक वोमिट जैसा लगने लगता है। हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज आता है या फिर हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें हमें एक साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वो अगर ये दिखाई दे रहा है तो हम ये बोल सकते हैं हम हेल्दी नहीं हैं। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम डिजीज़्ड हैं, हमें कोई डिज़ीज़ है, वी हैव अ डिज़ीज़, हमें कोई बीमारी है। ठीक है, अब डिज़ीज़ को ब्रॉडली ग्रुप किया गया है दो पार्ट्स में। सबसे पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। तो सारी चीज़ों को प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है ना अभी तक कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। देखो अब ब्रॉडली डिजीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। तो आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिजीज़ को ब्रॉडली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला इन्फेक्शियस एंड दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, अभी जो इन्फेक्शियस काफ़ी इजी है, ये सारी चीज़ें तुम बस एक बार समझ लिए, बहुत आसान है। इन्फेक्शियस disease which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease। वो डिज़ीज़ जो ईज़िली हमसे हमारे दोस्त में, हमसे हमारे मम्मा पापा में, मम्मा पापा से हमसे, दोस्त से हमें, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईज़िली ट्रांसफ़र हो जा रहा है, उस बीमारी को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। एंड जो नहीं होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के बाद भी वो बीमारी हमें या हमें दोस्त को, हमसे हमारे दोस्त को नहीं पहुंच रही है, उस इन्फेक्शन को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। तो समझ में आई बात? क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? देखो गाइज अभी 22 मिनट्स हो चुके हैं। ईजिली हम कॉमन डिजीज़ इन लाइक हम ख़त्म कर लेंगे इसको जल्दी से, उसके बाद हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्यार से पढ़ा रही हूँ, प्यार से समझ लेना। इन्फेक्शियस डिजीज़ में मेनली क्या आता है? ठीक है, मेनली क्या आता है गाइज, अक्सर ही लोग सफ़र करते हैं, ये देख लो फिर से। डिज़ीज़ जो ईज़िली ट्रांसमिटेड हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है गाइस। ऑफकोर्स एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में पहुंच जा रहा है तो ऑफकोर्स कॉमन है ना। मैं यहाँ हूँ, मेरे दोस्त मेरे में बगल में बैठी है, मुझे ये बीमारी है, ऑफकोर्स उसको ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, वेरी कॉमन है एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज सम टाइम, मतलब कभी ना कभी हर पर्सन इस चीज़ से सफ़र किया ही होता है। सम ऑफ दैट इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जांपल देख लो, एड्स जो कि फेटल है। एड्स समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो मैं स्टार जहाँ करती हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है कैंसर, जैसे कि कैंसर यहाँ पे भी हाईलाइट कर लो। मेजर कॉज ऑफ डिजीज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज एंड इफेक्ट एडवर्सली। देखो
जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो उस टाइप का डिजीज़ है जो वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में ईजिली तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। वही सेकेंड हैंड साइड पे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन समझ लो नहीं होता, ठीक है, इससे याद कर लेना। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है ईजिली, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाता है एड्स। एड्स समझ लो, HIV वायरस। बोला जाता है ना कि ब्लड के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, उस पर्सन को भी एड्स हो जाता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ क्या था कि एक चौराहा था, चौराहे पे क्या था, एक बनवाने वाला था, टैटू बनवाने वाला था। वो क्या करता है, एक ही इंजेक्शन की नीडल होती है, उसी से सब बंदे का क्या करता है, टैटू बना देता है। तो एक बार की बात होती है कि क्या होता है कि जो वो टैटू बनवाने वाला होता है ना, उसमें क्या था, एक HIV पॉजिटिव पर्सन आ जाता है। वो अपनी टैटू बनवाता है, वो तो चला जाता है, लेकिन जो नीडल होता है उसमें उसका ब्लड रह जाता है। उस नीडल की ब्लड से वहाँ जितने भी पर्सन उसके बाद आए थे टैटू बनवाने, वो हर पर्सन HIV पॉजिटिव हो गया। सोच सकते हो। तो इस चीज़ से तुम याद कर सकते हो कि जो HIV वायरस होता है, या बोल सकते हो एड्स जो होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है, ठीक है। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता इजीली, जैसे कि कैंसर। कैंसर एक पर्सन में है, लेकिन ऐसा तो नहीं है तुम उसके पास बैठे तुम्हें भी कैंसर हो गया, नहीं होता। जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ नहीं है ये, लेकिन एड्स जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ है। चांसेस बहुत होते हैं कि अगर तुम्हारी मम्मी को है, अगर उसी टाइम पे तुम उनके पेट में हो, तो तुम्हें भी प्लेसेंटा के थ्रू वो एड्स का वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब आओ, हमने बोला था जल्दी से हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइड रेंज ऑफ, क्या लिखा है, a wide range of organism belong to bacteria। अब इम्पॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से जो हमारे चैप्टर का एक मोस्ट मोटिव लाइन होता है, या बोल सकते हो यहाँ से हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़ अपनी आंखें, कान, सर, जितने भी पार्ट्स हैं जो तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करते हैं, इनको बिल्कुल एक्टिव कर लो। पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंजाई, चौथा प्रोटोजोअन्स, पांचवा हेलमिंथिस। ये 5 टाइप के वाइडर रेंज के ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बीमारी पहुंचाते हैं। क्या है? अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, जिसकी वजह से किसी भी पीपल में डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। काफ़ी प्यारा सा डेफिनेशन है एवरीवन, डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट बोल सकते हो। जो भी डिज़ीज़ पहुंचाते हैं उनको ही पैथोजन कहते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है गाइस, मैं नाम नहीं लिख रही, मैं लिख देती हूँ SP इन द सेंस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया से नहीं है, हमें इससे क्या होता है, हमें इससे क्या होता है, निमोनिया होता है। क्या लिखा है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमें पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसी बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक है, वही बोला है, सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको कि पैथोजन कहते हैं।
Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living or in them. बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। क्या लिखा है? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्ट पैरासाइट याद रखना, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो पैथोजन की तरह हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं। हो सकता है वो हमारे ऊपर बैठे, हो सकता है ये ऊपर ही बैठ के इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है अंदर जाके इफ़ेक्ट कर रहा हो। ये दो तरीके से पैथोजन जो होते हैं हमारे बॉडी पे क्या कर सकती है? इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्या लिखा है? द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन। बहुत तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, पूरे अंदर ही पैथोजन जो होता है एंटर कर सकता है। एंटर करने के बाद ये मल्टीप्लाई करता है एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल विटाइल प्रोसेस। अब अंदर घुस गया, अब अपने ही तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देता है, जिसके थ्रू बीमारी इतनी फैल जाती है हमारे अंदर कि ये जो हमारे पास होता है ना, ये बर्स्ट कर जाता है। क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है। एंड पूरे बॉडी में ये जो हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वो पूरी फैल जाती है। ठीक है, तो वह बोला है कि वायरस क्या करते हैं? ईजिली तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड क्या करते हैं? अब देखो, एक वायरस था तो कोई हमारे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जब इसके तरीके से बहुत सारे वायरस हमारे बॉडी में फैल गए तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हमारे नॉर्मल बॉडी के एक्टिविटी पे इफेक्ट पहुँचेगा ही, जिसकी वजह से मार्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली बहुत सारा हमारा डैमेज हो जाता है। पैथोजन के पास, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि असरसर रीजन में क्वेश्चन आता है, पैथोजेंस हैव अडेप्ट टू विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। क्या करते हैं गाइस? छोड़ो, क्या लिखा है? पैथोजन क्या करते हैं? इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि हमारे मान लो ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी में बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन ये जो हमारे पास पैथोजन है ये काफ़ी लो टेम्परेचर में रह पाता है। लेकिन जैसे ही ये बंदा हमारे बॉडी में एंटर किया, ये अडेप्टेशन कर लिया कि अब मैं हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं मरूंगा नहीं। तो वही बोला गया है कि इसके पास अडेप्टेशन की क्षमता होती है कि किसी भी इन्वायरमेंट में घुस करके या होस्ट के इन्वायरमेंट में जाते ही ये अपने जो भी अडेप्टेशन पावर होती है वो सही कर लेता है। जैसे कि पैथोजन दैट एंटर द गट, मान लो एक पैथोजन है जो हमारे गट्स में घुस गया एंड हमें पता है वो क्या करता है, एट अ लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। क्या लिखा है? सर्विंग इन स्टमक एट लो टेम्परेचर रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, अ फ्यू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक एलिमेंट डिस्यूज एंड द डिजीज कॉजिंग देम, प्रिवेंशन कंट्रोल। वही चीज़ है भाई, कुछ नहीं। गर्ड्स में मान लो कोई हमारा जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वो एंटर कर गया, यहाँ तो गर्ड्स में HCl होता है जो कि हाई टेम्परेचर होता है, ये एंजाइम कम टेम्परेचर, लेकिन अंदर जाने के बाद ये खुद को अडेप्ट कर लेता है भाई, कि भाई मैं तो रहूँगा यहीं पे, खुद को अडेप्ट कर लूँगा, खुद को तुम्हारे जैसा ढाल लूँगा, लेकिन करूँगा। वही बोला जाता है ना, जहाँ जाओ वैसे बन जाओ। तो वो बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन ऐसा ही काम करते हैं, जहाँ जाते हैं खुद को उसमें ढाल लेते हैं। गाइस, अब यहाँ से हमारा चैप्टर रियली में स्टार्ट होता है। तो हमने आधे घंटे चैप्टर का एक इंट्रो ले लिया है, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है सारी चीज़ें ले लिए। गाइस, जिसको भी हाईलाइटेड हमारे NCERT चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस टाइम पे मैं दे दूँगी। लेकिन अभी देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेहद प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है डिजीज़ेस। क्या क्या डिजीज़ेस होते हैं हमारे बॉडी में, उसके कौन से पैथोजेंस होते हैं, वो किसके वजह से ठीक हो सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू पहुंचता है, उसके वेक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से कैसे पैथोजन हमारी बॉडी में इंटरफेयर करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं लाइन वाइज पढ़ाऊँ, जैसे कि सबसे पहले मैं बैक्टीरिया पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? बैक्टीरिया। तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बैक्टीरिया का है। किसका है? बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया के थ्रू हमें कैसे इन्फेक्शन पहुंचते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि मैंने तो ये पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। क्या लिखा है? बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
क्या बोल सकते हैं इसको, मैंने बताया था तुमको ना, पैथोजन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैथोजन बोल सकते हैं ना, जो कि डिजीज़ फैला रहे हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ फैलाने के, निमोनिया। इसके वजह से हमारा जो भी डिजीज़ निमोनिया होता है, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से होता है। किन दोनों बैक्टीरिया की वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और साथ में एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इनके वजह से हमें क्या होता है? हमें क्या होता है? निमोनिया होता है। ह्यूमन में क्या होता है? निमोनिया होता है। क्या लिखा है? इन ह्यूमन, देखो गाइस, निमोनिया पूछे किसकी वजह से होता है तो क्या बताओगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा किसकी वजह से होता है, ये बोलेगा निमोनिया का पैथोजन बताओ, तो क्या बताओगे? हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ह्यूमन में ये क्या करता है? अब ये देख लो कि इस पे क्या होता है, क्या करता है। सिम्टम्स देख लो गाइस, देखो सिम्टम्स एंड साइन में क्या फ़र्क होता है। जो साइन होता है ना, हमें लगता है कि शायद मुझे बहुत फीवर आ गया है, हो सकता है मुझे कहीं टाइफाइड ना हो, बहुत फीवर आ गया है, मुझे लगता है कहीं मुझे निमोनिया तो नहीं हो गया, ठीक है। हमें जो साइन मिलता है कि हो सकता है ये तो नहीं है, हो सकता है वो तो नहीं है, अगर मैं जो डिसाइड कर रही हूँ घर पे बैठे बैठे, उसको बोलते हैं साइन। लेकिन जो डॉक्टर बताता है कि रियली में अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपके एल्वियोलाई में डैमेज है, आपके एल्वियोलाई में काफ़ी सारा पानी भर चुका है, एयर जो होता है फिल्ड हो चुका है, वो सारी चीज़ें जो वो बताते हैं वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हम सिम्टम देखने वाले कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं। चाहो तो तुम ऐसे बना सकते हो अपने कॉपी में एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला तुम ये बना सकते हो ऐसे पैराग्राफ में, ये 4 पैराग्राफ तुम बना लो, ठीक है। बनाने में सबसे पहला तुम लिख लो डिजीज़ेस, ठीक है, डिजीज़ेस लिख लिया। दूसरे में तुम सिम्टम्स नहीं पैथोजेंस लिख लो, किसकी वजह से तुम्हें बीमारी हो रही है। तीसरे में तुम सिम्टम्स ले लो, बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। चौथे में तुम लिख लो प्रिवेंशन, कैसे तुम बीमारी को ठीक कर सकते हो। एंड एक और बना सकते हो लास्ट में कि लिख सकते हो कि टेस्ट, इस बीमारी का टेस्ट क्या है। अभी हर बीमारी का टेस्ट तो नहीं बताता, लेकिन कुछ बीमारी का टेस्ट बता देता है, जैसे विडाल टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर जैसे टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट वगैरह तुम्हें बता देता है। तुम ये 4 तरीके से बॉक्स बना करके ईजिली तरीके से चैप्टर को समझ सकते हो। तो तुमने यहाँ, मैं जैसे बता रही हूँ, मैं हर चीज़ नहीं बता रही, बस मैं बता रही हूँ कि तुम ऐसे लिख सकते हो। तो तुम पहले में डाल सकते हो बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया में तुमने लिख दिया निमोनिया, क्या लिखा? निमोनिया लिख दिया। निमोनिया किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा की वजह से। तुमने ये यहाँ लिख दिया। सिम्टम लिखा, सिम्टम में क्या लिखना है? सिम्टम में लिखना है कि तुम्हारी जो एल्वियोलाई होती है, जो लंग्स होती है, इसकी जो ये एल्वियोलाई दिख रही है, ये एयर फिल्ड सैक हो जाता है। एयर फिल्ड सैक मतलब ये कुछ बॉल्स्ड पार्ट एकदम फूल जाता है, ठीक है, बहुत सारा एयर इसके अंदर भर जाता है, एयर फिल्ड हो जाता है, तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है एल्वियोलाई में, पूरा पानी पानी भर जाता है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, पानी भर जाता है। ये सीवियर प्रॉब्लम है। अगर एल्वियोलाई में पानी भर गया तो हमें ऑफकोर्स पता है कि हम सांस नहीं ले पाएंगे, यानी रेस्पिरेशन में हमें दिक्कत होगी। अगर हमें निमोनिया हुआ है तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ छोटे मोटे डिजीज, अगर हम साइन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो हो सकता है हमें बहुत फीवर आए, हमें क्या पड़े, चिल, बहुत ठंडी लगे, हमें कफ, खांसी जुकाम हो जाए, बहुत सर दर्द हो, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। एंड हमारे पास सीवियर केसेस समझ रहे हो, मतलब एकदम अंतिम, एकदम बहुत ज़्यादा निमोनिया एकदम अंतिम स्टेज में आ चुके हैं। तो जो हमारा नेल्स होते हैं, ये रेड कलर से लिखवाऊँ क्या? सीवियर बोल रहा है। नेल्स होते हैं, नेल्स और लिप्स, ये क्या करते हैं? ग्रे टू ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ग्रे कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी सीवियर केस है गाइस। अब जाके तुमने टेस्ट नहीं कराया, जाकर के जल्दी से चेकअप नहीं कराया, भाई तुम टपक गए, ऐसा वाला सीन है। प्रिवेंशन क्या करना है तुम्हें?
ये फैल किससे रहा है, किससे, पैथोजन इसका निमोनिया वगैरह है, ठीक है। तो एयर ड्रॉपलेट से ये सारी चीज़ें फैलती हैं, किसकी वजह से, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से, ठीक है। तो एक फैलने वाला भी चीज़ लिख सकते हो कि किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल, एक नया भी तुम बना सकते हो, मन करे तो बना दो, या फिर तुम प्रिवेंशन में लिख सकते हो। यहाँ पे एमओटी लिख लो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये है कि एयर की वजह से फैलता है, तो एरिएशन लिख दिया तुमने। बर्तन वगैरह शेयर कर रहे हो किसी से, उसके हो गया। कहीं तुमने एयर ड्रॉपलेट की वजह से हो गया, एक पर्सन से तुमने, मतलब कोई पर्सन को निमोनिया है, तुमने ग्लासेस वगैरह उससे शेयर किया, या अपना टिफ़िन शेयर कर लिया, या बॉटल शेयर कर लिया, तो उसकी वजह से तुम्हें निमोनिया हो सकता है। तो तुम प्रिवेंट करो, ये सारी चीज़ें मत करो। किसी को निमोनिया हो तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। तो तुम इस तरीके से ये बॉक्स बना के रेडी कर सकते हो। जैसे कि पहला स्टार्टिंग समझा देती हूँ, ठीक है, समझा देती हूँ। पिंक कलर क्या है, ठीक है। डिजीज़ क्या है गाइस, डिजीज़ क्या है, सबसे पहला निमोनिया, ठीक है। इसके पैथोजन क्या है, क्या है, सिम्टम्स, पैथोजन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उस तरीके से बोलते हुए चलो। डिजीज़ क्या है, निमोनिया, क्या है डिजीज़, निमोनिया। डिजीज़ क्या है, निमोनिया। डिजीज़ क्या है, निमोनिया। इसके पैथोजन क्या है, जिसकी वजह से फैलता है, जिसकी वजह से फैलता है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। इसके सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला तुम्हारा जो कि एल्वुलाई है, तुम्हारे पास जो एल्वुलाई है ये एयर से पूरा भर जाएगा, एयर फिल्ड हो जाएगा, पानी फ्लूइडिटी से पूरा भर जाएगा। अगर फ्लूइड से भर जाएगा तो तुम रेस्पायर करने में तुम्हें दिक्कत होगा, रेस्पिरेशन में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम सही से ढंग से सांस नहीं ले पाओगे, तुम सही से सांस नहीं ले पाओगे। एयर क्या हो जाएगा, पानी फ्लूइड से भर जाएगा, तुम सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, तुम्हें फीवर आ जाएगा, तुम्हें ठंडी लगने लगेगी, तुम खांसी आने लगेगा, हेडेक होगा, काफ़ी सर दर्द होगा गाइस। एंड सीवियर केस भाई, जब तुम एकदम लास्ट मोमेंट में होगे, तुम्हारा नेल, तुम्हारे लिप्स दोनों ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है सीवियर केस में, नेल एंड लिप्स ग्रे से लेकर के ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एमओटी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो, एयरेशन की वजह से, एयर के थ्रू फैल जाता है। मान लो एयर में किसी ने छींक दिया, इसके थ्रू जो वायरस है अब तुम में फैल गया, तो ये एरेशन की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से, एरोजोल की वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन किसी ने छींक दिया, या ये हो सकता है कि ग्लास की वजह से, मतलब ग्लास नहीं, नॉर्मली किसी ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने ग्लास को टच किया, अब तुमने भी उसी ग्लास को टच करके उससे पानी पी लिया, तुम्हें भी हो गया, ठीक है। टिफ़िन शेयर किया तुमने बॉटल शेयर किया, तुमने क्या किया, बहुत सारे यूटेंसिल, बर्तन कोई शेयर कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन से, तो गाइस देखो तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, तुम्हें क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने निमोनिया को कवर कर लिया एवरीवन। एक बार फिर से एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, एंड उसके बाद हम बैक्टीरिया निमोनिया को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा निमोनिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे साथ। क्या लिखा है, बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया किसकी वजह से फैलता है, निमोनिया किसकी वजह से फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा की वजह से। अगर किसी को हो गया निमोनिया तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे, हमारी एल्वेलाई पूरी फिल्ड हो जाएगी, एज अ रिजल्ट हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हमारा जो एल्वेलाई होता है उसमें फ्लूइड भर जाएगा, सीवियर प्रॉब्लम हमें दिखता है कि हम सांस नहीं ले पाते। सिम्टम्स में क्या दिखता है, हमें फीवर आता है, हमें ठंडी लगती है, हमें कफ हो जाता है, हमें सर दर्द होता है। सीवियर केस भाई, लास्ट केस में हमारे लिप्स एंड फिंगर जो रहते हैं, नेल के फिंगर जो होते हैं, नेल के फिंगर नहीं, फिंगर के नेल्स जो होते हैं वो ग्रे, क्या होता है, ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेल्दी पर्सन में क्या देखने को मिलता है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, अगर हमने एयर ड्रॉपलेट वगैरह की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से छींक दिया, या उससे हमने क्या किया, कोई ग्लास शेयर कर लिया, यूटेंसिल शेयर कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन से, तो हमें भी निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कुछ ऐसे अदर बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं आदमियों में, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में नाम जरूर दे दिया गया है, डिप्थेरिया, प्लेग एंड डिसेंट्री, तो इसके थोड़े बहुत से चीज़ें प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर को कंप्लीट कराया जाएगा तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो टेटनस भी आ सकता है इसमें, ठीक है। डिप्थेरिया का एक चीज़ याद कर लो, डीपीटी वैक्सीन लगती है, अगर किसी को डिप्थेरिया हो जाता है तो इसके लिए क्या होता है, डीपीटी वैक्सीन लगती है,
वैक्सीन लगती है? ये याद कर लेना एवरीवन, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है। तो हमने काफ़ी प्यारे तरीके से हमने पहला अपने बैक्टीरिया को कंप्लीट कर लिया। क्या डालना है? पहला। गाइस पहला नहीं डल पा रहा, पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? वायरस के बारे में। पता है मैं किस तरीके से तुम्हें पहला दूसरा पढ़ा रही हूँ? यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है पहला क्या था? पहला क्या था? बैक्टीरिया था। तो मैं पहले बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी, फिर वायरस पढ़ाऊंगी, फिर तुम्हें फंजाई का पढ़ाऊंगी, फिर प्रोटोजोन्स पढ़ाऊंगी, फिर 5वें नंबर पे हेलमिंथिस पढ़ाऊंगी। इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं वायरस। ये क्या है? वायरस, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस पढ़ेंगे अब। वायरस को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम टेबल बनाए क्या? टेबल बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा गाइस, आपके लिए भी हमारे लिए भी। पता है आपके लिए क्यों आसान होगा? क्योंकि टेबल को मेमोराइज करना बहुत इजी होता है, ठीक है। सबसे पहला डिजीज़, दूसरा पैथोजन, तीसरा सिम्टम्स, चौथा एमओटी, चौथा पांचवा टेस्ट और प्रिवेंशन, किस तरीके से तुम बच सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। कोई अच्छा कलर देखते हैं, पिंक कलर दिखेगा? हाँ दिख रहा है अच्छे से। सबसे पहला जो वायरस का सबसे पहला डिजीज़ है ये टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड है। पैथोजन इसके साल्मोनेला टाइफाई है। क्या है? साल्मोनेला क्या लिखना है? साल्मोनेला टाइफी बोल सकते हो या टाइफी भी बोल सकते हो, टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई इसका पैथोजन है। इसके सिम्टम में देख लो, हमें सबसे पहला देखने को मिलता है गाइस कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो ये कहाँ फैलता है? हमारे सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन में, स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है, हम ऐसा ही लिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फैलाता है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। साथ में हमें अगर देखने को मिले सिम्टम्स तो हमें 30, ये इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड में क्या होता है 39 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक हमें फीवर होता है, ठीक है। टाइफाइड नॉर्मली तुमने सुना भी होगा, घर आसपास में टाइफाइड तो बहुत देखा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल डिजीज़ है। हमें बहुत वीकनेस हो जाती है। क्या होता है? हमें वीकनेस हो जाती है। स्टमक हमारा पेन करता है गाइस, स्टमक में ही हो रहा है तो ऑफकोर्स हमारा जो स्टमक होता है वो पेन करेगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है गाइस, अनपच टाइप का हमेशा लगता है। सर दर्द होता है गाइस, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा हमें, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख नहीं लगती गाइस, भूख नहीं लगती एकदम भी, थोड़ा सा खाते भी हैं तो कॉन्स्टिपेशन अनपच हो जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे कॉमन डिजीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन सीवियर केस वाला मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, सीवियर केस में, इन सीवियर केसेस, सीवियर जैसे कि उसमें देखा था सीवियर केस में क्या होता है, नेल एंड लिप्स जो होते हैं ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से टाइफाइड के सीवियर केसेस में हमें देखने को मिलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, गलत हो गया साइज, इंटेस्टाइन्स में इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। परफोरेशन समझ रहे हो? छेद, परफोरेशन देखने को मिलता है। एंड इसकी वजह से काफ़ी लोग मर जाते हैं, नेगेटिव साइन, मर जाते हैं, ठीक है। अब इसका देख लो, ये एमओटी तो मैंने बता ही दिया गाइस। एमओटी है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या लिखा है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, ठीक है। एमओटी अभी टेस्ट देख लो, विडाल टेस्ट भाई महा इम्पॉर्टेंट है गाइस, महा इम्पॉर्टेंट। विडाल VIDAL,
विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट की वजह से हम इसको माप सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई है। फिर एक केस बताऊंगी, वो भी हम जब एनसीईआरटी के लाइन पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी हम इस चीज़ को समझ लेते हैं जो हमने अभी लिखा है। जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो डिजीज़ है वो क्या है? टाइफाइड है। कौन सी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। किससे फैलती है? वायरस से। किससे फैलती है? वायरस से। पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ईजिली समझ सकते हो, टाइफाइड, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी पैथोजन है। सिम्टम्स गाइस, सिम्टम गाइस, ईजिली सिम्टम है। सबसे पहला ये किसकी वजह से फैलता है वो देख लो। एमओटी क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड समझ रहे हो, मतलब कि जिसमें पहले से ही साल्मोनेला टाइफाई का वायरस घुसा हो, उसी फूड को हम खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो हमें वो डिजीज़ हो जाता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑफकोर्स खाना खाएंगे तो इंटेस्टाइन में तो ज़रूर जाएगा। तो सबसे पहला जो ये डिजीज़ है ना, कहाँ इफेक्ट करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, जैसे ही डिजीज़ एंटर करता है हमें सिम्टम देखने को मिलता है कि हमें 39 से 40 डिग्री तक क्या होता है? फीवर आ जाता है। काफ़ी वीकनेस होता है, स्टमक जो रहता है काफ़ी पेन करने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाना खाते ही पचता नहीं है, हेडेक, बहुत सर दर्द करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख एकदम नहीं लगती है। सीवियर केस गाइस, जब मरने वाली स्थिति आ जाती है उस टाइम पे, मतलब पहले से डिटेक्शन आप नहीं कराते हैं, बहुत टाइम तक आप उसे डिटेक्ट नहीं कराते, डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने नहीं जाते, तो मरने की स्थिति आ जाती है। उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, वहाँ पे छेद देखने को मिलता है। छेद 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 छेद, समझ रहे हो? बहुत ये हो गया सीवियर केस में हमें देखने को मिलता है। सीवियर केसेस में हमें हमारा इंटेस्टाइन परफोरेट करने लगता है, जिसकी वजह से आखिरकार डेथ हो जाती है। ठीक है, इसकी टेस्ट में आ जाते हैं विडाल टेस्ट। क्या आता है? विडाल टेस्ट। काफ़ी प्यारा टेस्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको 1000 हाईलाइट्स कर लेना क्योंकि महा इंपॉर्टेंट टेस्ट है गाइस, महा इंपॉर्टेंट टेस्ट है गाइस। ठीक है, विडाल टेस्ट है। आइए अब उसके पास हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हो मेरे साथ? आओ पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। डिजीज़ क्या है? टाइफाइड। पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफाई। सिम्टम्स क्या है गाइस? सबसे पहले एमओटी देख लो ना, कंटामिनेटेड फूड से हो रहा है। फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑफकोर्स इंटेस्टाइन हमारी परफोरेट होती है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस फीवर आ जाता है, वीकनेस होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा स्टमक बहुत पेन करने लगता है गाइस, हेडेक होता है, बहुत सर दर्द करता है, लॉस एपेटाइट यानी भूख एकदम नहीं लगती गाइस। एंड सीवियर केस में क्या होता है? इंटेस्टाइन हमारा परफोरेट करने लगता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं। एंड इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या आता है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट गाइस इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है गाइस, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इरेज करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं? अच्छे तरीके से पढ़ते हैं एनसीईआरटी का लाइन को, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साल्मोनेला टाइफाई। पैथोजन होता है बैक्टीरियम विच हेल्प, पैथोजेनिक बैक्टीरियम गाइज, इट्स नॉट अ वायरस। सॉरी, एक प्यारा सा मिस्टेक हमसे हो गया। आई मीन प्यारा नहीं, थोड़ा गंदा ही मिस्टेक हो गया। ये जो है ना, ये भी एक बैक्टीरिया का ही दूसरा पार्ट है। वो हमने पहला पढ़ा था, ये दूसरा है। बैक्टीरिया के ही दो हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में ही दो डिजीज़ दिए गए हैं। बैक्टीरिया में ही दो डिजीज़ दिए गए हैं। पहला क्या था? पहला क्या था? निमोनिया। दूसरा क्या है? टाइफाइड। निमोनिया एंड टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के ही डिजीज़ हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे। क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है साल्मोनेला टाइफाई एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम से फैलने वाली डिजीज़ है, पैथोजन बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड फैलाती है, जिसमें हमें फीवर आ जाता है। ये जो पैथोजन होता है जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। किसकी वजह से एंटर करता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, जो कि माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन में भी पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, जब हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें हमें हाई फीवर देखने को मिलता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बहुत वीकनेस लगता है। अब नॉर्मल से यार फीवर इतना तगड़ा आ रहा है तो वीकनेस तो होगा ही। स्टमक में पेन होता है क्योंकि स्टमक में ही तो ये बीमारी हो रही है। कॉन्स्टिपेशन, अनपच लगता है, हेडेक, सर दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख एकदम ही नहीं लगती। एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ डीज डेज,
बहुत सीवियर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो इंटेस्टाइन होता है परफोरेट करने लगता है एंड लीड टू डेथ। अगर टाइफाइड का जो रहता है, उसको टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन टेस्ट हमारा विडाल टेस्ट आता है। विडाल टेस्ट क्लासिकल केस होता है मेडिसिन में। हमने एक केस देखा था जिसमें एक मैरी मेलोन नाम की एक नौकरानी थी, ठीक है, जिसका नाम हमने बाद में रख दिया टाइफाइड मैरी। ये क्या की थी, ये नौकरानी थी एक, जिस घर में खाना बनाती थी उस घर में कई सालों तक इसने टाइफाइड फैलाया है अपने खाने से, ठीक है, कई सालों तक टाइफाइड फैलाया है। जिस जिस घर खाना बनाती थी उसको टाइफाइड हो जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी क्या रख दिया गया, टाइफाइड मैरी। अब हम वायरल डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वायरल डिजीज़, ठीक है, वायरल डिजीज़, ठीक है। तो इसको हम अब पढ़ने वाले हैं बना के। देखो इस बना के पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो तुम बता सकते हो, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहला क्या पढ़ने वाले, डिजीज़, फिर पैथोजन, फिर सिम्टम्स, फिर एमओटी, फिर प्रिवेंशन। सबसे पहला, ठीक है, जो डिज़ीज़ है ना, ये है हमारे पास कॉमन कोल्ड। वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो बहुत ईजी बीमारी है, ऑफकोर्स तुम्हें पता ही होगा, हमें ठंडी लग रही है, ऑफकोर्स जुकाम हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड। पैथोजन इसका क्या है, राइनो वायरस। क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या है, राइनो वायरस, ठीक है। सिम्टम्स क्या है भाई, तुम्हें तो ऑफकोर्स सिम्टम्स इतना आता ही होगा, तुम्हारा नाक जाम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि तुम्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। कॉमन कोल्ड तो ईजिली है भाई, नाक जाम हो गया, नोज़ तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन में, देखो गाइस सारी चीज़ें लाइक तुम्हें सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि तुम्हारे लंग्स में कोई इशू आएगा। लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लंग्स में नो इशू, टेंस लिखती हूँ, लंग्स में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा जो भी क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड में यही होता है कि नसल तुम्हारा, नेज़ल मतलब होता है ना नाक, नाक तुम्हारा जो होता है जाम हो जाता है, नसल कंजक्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ डिस्चार्ज होने, नोज़ी डिस्चार्ज होती है, जानते ही हो तुम। एंड उसके बाद शोर थ्रॉट यानी कि तुम्हारा जो गला होता है, लाइक गला फंसने लगता है। हॉर्सनेस यानी कि तुम्हारी भारी आवाज़, काफ़ी आवाज़ भारी हो जाती है। एंड कफ यानी वही खांसी जुकाम। हेडेक मतलब सर दर्द होता है, ठीक है। टायर्डनेस यानी बहुत थके हुए लगते हो तुम। और यूजुअली कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन का होता है, एक हफ्ते के अंदर धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। एमओटी देख लो, एमओटी का मतलब होता है किसके थ्रू, ऑफकोर्स ईजी सी बात है भाई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। मान लो एयर में कोई फेंक दिया, ठीक है, छींक दिया, छींक यानी कि एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल जाता है, स्नीजिंग के थ्रू फैल जाता है। तो एमओटी में तुम स्नीजिंग लिख सकते हो, एयर ड्रॉपलेट लिख सकते हो, ठीक है। एयर ड्रॉपलेट की वजह से कोई को पेन शेयर कर रहा हो, तो मैंने अपने नाक साफ किए थे, उसी से किसी को पेन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को बॉटल शेयर कर रहे हो, किसी को टिफ़िन अपने बॉटल में ही खिला रहे हो, मतलब अपने टिफ़िन में ही खिला रहे हो किसी को खाना, जबकि तुमने अपने नाक साफ़ किया, या फिर जो भी इसे तुमने आँख मली या भी जो चीज़ है, उसके वजह से तुम्हें फैल सकता है, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारा कॉमन कोल्ड तुम्हें फैल सकता है, ठीक है। एंड देखो भाई, प्रिवेंशन में क्या लिख सकते हो तुम, गाइस कुछ रेज हुआ क्या गाइस, प्रिवेंशन, एक मिनट गाइस। तो वही चीज़ है कि तुम मतलब किसी के कांटेक्ट में ज़्यादा मत आओ, ठीक है। जिसको स्नीजिंग हो रही है, जिसको मतलब खांसी जुकाम आ रहा है, उसके कांटेक्ट में तुम मत आओ, तब इससे तुम बच सकते हो, ठीक है। एंड देखो जो राइनो वायरस है ना, इसको राइटिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, राइनेटिस भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे और लगा के राइनेटिस लिख सकते हैं, राइनिटिस, तुम इसको राइनेटिस भी बोल सकते हो। तो एक तरीके से मेरे साथ सब कुछ समझ लो एक बार, ठीक है। कौन से कलर, येलो, ओके। डिजीज़ क्या है, कॉमन कोल्ड। क्या है डिजीज़, कॉमन कोल्ड। क्या है ये, वायरल डिजीज़। क्या है ये, वायरल डिजीज़। क्या है ये, वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, ठीक है।
क्या है, पैथोजन क्या है, राइनो वायरस या जिसको बोल सकते हैं राइनिटीज़। राइनो वायरस, राइनो समझ रहे हो ना, राइनो वायरस या फिर इसको बोल सकते हो राइनिटीज़। सिम्टम्स क्या लिखे हैं, नोज़ तुम्हारा कंजक्ट रहेगा, नाक जाम रहेगी, डिस्चार्ज हो सकता है, नाक बहने लगेगी। देखो लंग्स में कोई इसका इफेक्ट नहीं पहुंचता है, यानी अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में से फैलता है। मान लो लंग्स जो है यहाँ तक तुम्हारा लंग्स में कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में नाक जाम होती है, सर दर्द होता है, हमारा हॉर्स जैसा गला हो जाता है, यानी भारी आवाज़ हो जाती है, नाक साथ सही से नहीं होता, जाम, डिस्चार्ज होता है, कफ हो जाता है, सर दर्द होता है, बहुत थके थके से तुम लगते हो। ऑफकोर्स कॉमन कोल्ड जिसको हुआ होगा समझ सकता है। अरे भाई हर महीने मतलब लाइक ये कॉमन है भाई, कॉमन कोल्ड नाम ही लिखा गया है, कॉमनली हर किसी पर्सन में तुम देखते होगे। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो सकता है अभी तुम्हें कॉमन कोल्ड, या तुम्हारे दादू को, मम्मी को, पापा को, किसी न किसी को तो ऑफकोर्स होगा, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लो, वायरल डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, पैथोजन क्या है राइनो वायरस, सिम्टम्स क्या है, नाक जाम होता है, सर दर्द होता है, टायर्डनेस लगता है, लंग्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एमओटी देख लो, वही एयर की वजह से फैल जाता है, या फिर तुम किसी से कोई चीज़ शेयर कर रहे हो उससे फैल जाता है। इस चीज़ों को मतलब शेयर ना करो, या किसी कोई को खांसी जुकाम है तो उसके पास ना जाके बैठो, तो इस डिजीज़ से तुम फ्री हो सकते हो। तो आइए रेस करके अच्छे से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम प्रोटोजोन्स में पहुंचेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले मेनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में इफेक्ट पहुँचाते हैं, डिजीज़ देते हैं, लेकिन राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच वायरस ऑफ वायरस कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलियन, जो कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस मोस्टली हर पर्सन में होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस होते हैं लेकिन ये मोस्टली होता है। ये क्या करता है, नोज़ को एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स तक कभी नहीं पहुंचता, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड होता है ना, इसमें होता क्या है, सिम्टम देख लो, नसल कंजक्शन, नाक हमारी जाम हो जाती है, डिस्चार्ज यानी नाक बहने लगती है, सोर थ्रोट, गला हमारा देखते हो कभी कभी फंस फंस के चलता है, हॉर्सनेस यानी गला भारी हो जाता है, नाक आवाज़ सही से नहीं आती है, कफ यानी वही खांसी जुकाम, हेडक यानी सर दर्द होता है, टायर्डनेस यानी थके थके से लगते हैं। यूजुअली ये 3 से 7 दिन तक का होता है, तो ये याद कर लेना कि कितने दिन तक का पीरियड होता है। ड्रॉपलेट देख लो, रिजल्टिंग ये फैलता है किसकी वजह से, वो देख लो एमओटी, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से, कोई खांसी आ रही है उसके तुम पहुंच गए, इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हो, ठीक है, कोई इनहेल कर रहा है डायरेक्टली उसी चीज़ को, ट्रांसमिट कर रहा है, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट को तुम्हें भेज रहा है, या किसी से तुम बुक उसकी पढ़ रहे हो, पेन छू रहे हो उसकी जिसको हुआ है, कीबोर्ड माउस छू रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से ये हमारा हेल्दी पर्सन में भी ये बीमारी पहुँच जाती है, ठीक है, समझ गए एवरीवन। तो आइए थर्ड बीमारी पढ़ते हैं, हमें क्या मिला, प्रोटोजोन्स के थ्रू कैसे बीमारी होती है, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना प्यारा सा बना दें, डिजीज़, डिजीज़, पैथोजन, सिम्टम्स, एमओटी, प्रिवेंशन। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोटोजोन्स के डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलते हैं, वो है हमारे पास मलेरिया। ये महा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है गाइस, प्लीज़ पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत प्यारा डायग्राम भी दिया गया है। तो ये क्या है, किसकी वजह से फैलता है, मतलब मलेरिया एक डिजीज़ है, ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, जो पैथोजन है ना, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे टाइप है जो अलग अलग टाइप के मलेरिया वायरस फैलाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पढ़ोगे, यहीं पे लिखा हुआ है गाइस, देखो यहीं लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम वायरस एंड हमारे पास फैल्सीपैरम, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। सिम्टम्स में देख लो, जो सिम्टम्स होता है ना मोस्टली, इसमें सिम्टम्स में सेम ही चीज़ आती है गाइस, वही खांसी जुकाम हो रहा है तुम्हें, ठीक है, सर दर्द हो रहा है तुम्हें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तुमको। एंड मोस्टली ये जो फैलता है, इसका जो वेक्टर होता है ना, वो वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है मच्छर। मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया भी तुमने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा आसपास, कभी ना कभी किसी को तो मलेरिया ऑफ कोर्स ही हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिम्टम्स में वही सेमली खांसी जुकाम, फीवर हो गया बहुत तगड़ा सा, एंड तुम्हें बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सारी चीज़ें, बहुत चक्कर आ रहा है, ठीक है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें। यही एमओटी में वही चीज़ होता है, ये मच्छर की वजह से फैलता है, यानी वेक्टर इसका होता है मच्छर। मॉस्क्यूटो नहीं, मच्छर मैंने लिखा है गाइस, तो मॉस्क्यूटो लिख लेना। मॉस्क्यूटो जो इसका होता है, उस मॉस्क्यूटो का नाम भी है एवरीवन, नाम भी है, क्या है, एनाफिल्स। क्या नाम है, एनाफिल्स। मच्छर का नाम क्या है गाइस, सॉरी एवरीवन, थोड़ा बंदर आ गया था। तो ये वेक्टर जो है ना एनाफिल्स की वजह से फैलता है। मच्छर जो है ना, मच्छर का नाम है एनाफिल्स, मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिल्स होती है, ठीक है, इसकी वजह से फैलता है। प्रिवेंशन वही चीज़ है कि तुम मच्छरों वेक्टर से दूर रहो, गंदा पानी कहीं इकट्ठा मत करो, ठीक है, मच्छर काट रहा है, मच्छरदानी नेट वगैरह लगा के सो, ठीक है, यही सारी चीज़ें। गंदगी जगह पे मत रखो, गार्बेज वगैरह अच्छे से डिस्पोज करो। तो आइए थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहला डिजीज़ लिखा गया है। डिजीज़ में क्या आ जाता है हमारे पास, मलेरिया, क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, ठीक है। पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम है, क्या है, प्लाज्मोडियम है। वेक्टर क्या है, मॉस्किटो एनाफिल्स है। ये लेता है, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इस तक ये उठाता है, उठा के हमारे पास लेके आता है। ये जो है ना प्लाज्मोडियम का ये पैथोजन जो होता है, मच्छर के अंदर आ जाता है। मच्छर के अंदर आने के बाद हम मच्छर हमें काटता है, और मच्छर तक हमें हो जाता है मच्छर से। तो डायरेक्ट मच्छर नहीं फैलाता, मच्छर एक मीडियम है जो इस वायरस को हमारे तक फैलाता है। तो उसके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फैलाता है। सिम्टम्स नॉर्मली जो होता है, खांसी जुकाम सारी चीज़ें एनाफिल्स मॉस्किटो फैलाती हैं, ठीक है। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि महा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। कुछ ह्यूमन डिजीज़ होते हैं जो प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं, मोस्टली इसमें नाम आ जाता है मलेरियल का। मलेरिया क्या होता है, एक डिजीज़ क्या करवाता है, फाइट करवाता है मेनी ईयर, मतलब बहुत सालों तक। ऐसा नहीं कि आज हुआ, जैसे कि हमारे पास ये था वायरल डिजीज़ जो कि 3 से 7 दिन में सही हो जा रहा था, लेकिन हमारे मलेरिया के साथ ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, बहुत सालों तक हमें परेशान करता है। क्या करता है, बहुत सालों तक। क्या लिखा है, फाइट, क्या लिखा है, कितने सालों तक आप फाइट कर सकते हो गाइस, कितने सालों तक हमें परेशान कर सकता है, मेनी ईयर तक, मेनी ईयर तक हमें फैला के परेशान कर सकता है। प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है, जो 3 ही प्रोटोजोन्स होते हैं जो इस डिजीज़ के लिए इन्फेक्शन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ होते हैं प्लाज्मोडियम के, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट, समझ रहे हो, मर जाना, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। फैल्सीपेरम मोस्ट इन्फेक्शियस होता है, यहाँ लिखा है प्लाज्मोडियम बाय मोस्ट सीरियस वन, फटाल भी हो सकता है, मर भी सकता है इंसान। तो ये लाइन याद कर लेना। लेट अस टेक अ ग्लांस, कैसे प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ स्टाइल, मतलब मच्छर, ये प्लाज्मोडियम वायरस क्या करता है, कैसे हम तक डिजीज़ को फैलाता है, वो अब अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो होता क्या है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, पहले डायग्राम से समझा दूँ, डायग्राम से समझाऊंगे तो तुम इजी तरीके से समझ पाओगे, उसके बाद वहाँ पे हम समझ लेंगे। पिंक कलर देती हूँ, थोड़ा सही लगेगा। सबसे पहले होता क्या है, इस मॉस्क्यूटो के पास, ठीक है, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर वुमेन, होता क्या है, ये जो मॉस्क्यूटो है ना, ये इन्फेक्टेड है, पहले से ही इसके पास प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोवन इसके अंदर पे है, तो ये पहले से इन्फेक्शियस है।
इसने हमें काट लिया, इसने हमें काटा, तो प्लाज्मोडियम से जो हमें मिलता है उसको स्पोरोजोइट नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है? स्पोरोजोइट नाम दिया जाता है। तो यही लिखा हुआ है, जब मॉस्किटो हमें काटता है, इसके पास पहले से ही वायरस है इसको हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, वायरस बोल रही हूँ, ये प्रोटोजोन्स इसके पास पहले से है जो कि मलेरिया फैलाता है, तो इसको मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ। इस पॉजिटिव मच्छर ने हमें काट लिया, काटने के बाद इसने स्पोरोजोइट जो होता है अपने बाइट से हमारे बॉडी में डाल दिया। जैसे ही इसने हमारे बॉडी में डाला, हमारा जो ये स्पोरोजोइट होता है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करते करते क्या होता है, लीवर तक पहुंच जाता है। क्या होता है? लीवर तक पहुंच जाता है। ये जो पैरासाइट है जो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर घूम गया था, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करते करते लीवर के अंदर घुस के आ जाता है। देख रहे हो, लीवर के अंदर आ गया स्पोरोजोइट। जैसे ही ये मैं बंदा बोल रही हूँ, स्पोरोजोइट्स लीवर के अंदर पहुँचते हैं, तांडव मचाना यहीं से शुरू हो जाता है इनका। करते क्या है पैरासाइट? क्या करते हैं? लीवर के ही अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस मतलब अपने एक स्पोरोजोइट करोड़ों स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं लीवर सेल्स के अंदर ही। देखो ये क्या लिखा है, एक स्पोरोजोइट्स घुसा लीवर के अंदर, अपने नंबर को बढ़ाने लगा, एंड नंबर को इतना बढ़ा दिया कि जो लीवर है वो फट गया, बर्स्ट कर गया। एंड फटने के बाद क्या हुआ, लीवर की सेल फट गई एंड ये ब्लड में पूरे तरीके से फैल गया, ब्लड में फैल गया। अब जो स्पोरोजोइट छूट चुके हैं, अब ये सीधा कहाँ पहुँचते हैं? आरबीसी में। ऑफ कोर्स ब्लड में पहुँच गया। तो हुआ क्या, ये जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट, वो असेक्सुअली वापस से रिप्रोड्यूस करने लगा हमारी आरबीसी के अंदर, आरबीसी सेल्स के अंदर। क्या हुआ, वापस से कहाँ रिप्रोड्यूस करने लगा? आरबीसी सेल्स के अंदर। आरबीसी के सेल्स के अंदर पास पहुँचने के बाद ये वापस से उसमें इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर गया असेक्सुअली कि हमारे आरबीसी को भी ये फोल डाला। क्या किया, हमारे आरबीसी को भी इसने बर्स्ट कर दिया एंड वापस से कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर। अब देखो बंदे ने आरबीसी में जाके आतंक मचाया, हमारी आरबीसी बर्स्ट कर गई, एंड बर्स्ट करने के बाद इससे जो निकलता है हीमोजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोजोइन। अभी तुमको ये पॉइंट यहाँ लिखा मिलेगा तुमको। जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये जब आरबीसी रप्चर करती है तो यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन टॉक्सिन होता है, इसके वजह से ही हमें ठंडी लगना स्टार्ट होती है एंड हमें फीवर बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से समझाऊंगी, लेकिन अभी ये देख लो हुआ क्या। ठीक है, ओके। तो ये दिखा तुम्हें कि हमें क्या हुआ, फीवर होने लगा एंड अदर सिम्टम्स हमें हीमोजोइन से दिखने लगा। अब पैरासाइट रिलीज़ हो गया, न्यू आरबीसी को इफेक्ट इसी तरीके से करने लगा। आरबीसी के अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया था, ठीक है, रिप्रोड्यूस किया था। उसके बाद सेल्स के अंदर में ये क्या करने लगता है, सेक्सुअली स्टेज इसकी आती है जिसमें ये क्या करता है, गैमेटोसाइट्स बना लेता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही सेक्सुअली स्टेज आता है जिसमें कि ये गैमेटोसाइट्स बना लेता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर ही। अब इस स्पोरोजोइट ने हमारे बॉडी के अंदर तो गाइस असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया था, लेकिन इसमें कुछ मेल पार्ट भी थे, कुछ फीमेल भी थे, यानी गैमेटोसाइट इसमें डेवलप्ड हो जाते हैं। डेवलप्ड होने के बाद अब ऐसा होता है कि एक मच्छर वापस से हमें काटने के लिए आता है, लेकिन इसके पास नेगेटिव है, इसके पास स्पोरोजोइट नहीं है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास गैमेटोसाइट है। गैमेटोसाइट समझ रहे हो, मेल एंड फीमेल जो होती है स्पोरोजोइट की, वो दोनों प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर। अब इस मच्छर ने हमें काटा, तो हमने क्या किया, इस मच्छर को अब दे दिया, ये नेगेटिव साइन दिया है, यानी इसके पास स्पोरोजोइट नहीं है, लेकिन हमने इस मच्छर को, देखो मेरा साइन देखो गाइस, जब ये पॉजिटिव था, मच्छर ने काटा था, तो जो स्पोरोजोइट होता है ये हमें मिला था। लेकिन जब हमारे पास गैमेटोसाइट बन गया, तो जब मच्छर ने वापस से हमें काटा, जब खून इसने हमसे लिया, तो क्या हुआ, हमने इसको स्पोरोजोइट्स का क्या किया, इन्फेक्शन दे दिया। देने के बाद होता क्या है,
मॉस्किटो क्या कर फीमेल मॉस्किटो एनाफिल्स जो रहती हैं गैमेटोसाइट्स को ले जाती हैं, ठीक है, अपना खाना समझ के ब्लड को लेके जाती हैं, हमारे ब्लड को, एंड उसी में क्या होता है गैमेटोसाइट्स होता है, तो ब्लड मील के तरीके से ये ले जाती हैं। ले जाने के बाद होता क्या है, मॉस्किटो के गर्ड्स के अंदर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, गैमेटोसाइट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डेवलप्ड टेकिंग प्लेस इन मॉस्किटो के गट में, सलाइवरी ग्लैंड में इनका होता है, ये देख लो सलाइवरी ग्लैंड में इनका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड एक हमारे स्पोरोजोइड से बहुत सारे स्पोरोजोइड डेवलप्ड होने लगते हैं। मतलब और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहाँ करता है, कोई पूछे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मच्छर कहाँ करता है, तो क्या लिखा है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है मच्छर के। मेच्योर इन्फेक्शन स्टेज आता है, स्पोरोजोइड्स एस्केप फ्रॉम द गट्स एंड माइग्रेट ऑफ मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाते हैं वो, एंड अब वापस से ये मच्छर किसी को काटेगा तो यहाँ वापस से ये पर्सन उस पर्सन को देगा। तो ये साइकिल चलता है हमारे पास एक मलेरिया के इन्फेक्शन का। तो इसको मैं समझा दूँ, अच्छे से समझा दूँ, इतना तो समझ में आया होगा। एक तरीके से फिर समझाते हैं, ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं। एक मच्छर था, कहानी के तरीके से समझो, एक मच्छर था, मच्छर क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, इसके पास क्या था, मलेरिया का पैरासाइट था जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, स्पोरोजोइड्स छोड़ता है, स्पोरोजोइड्स मच्छर ने हमें दिया, मान लो मुझे दिया, हमारा जो होता है मच्छर ने हमें दे दिया स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच गया, लीवर में जाने के बाद असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, एंड इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया, नंबर बढ़ाया कि हमारी आरबीसी की जो होती है, सॉरी लीवर की जो सेल होती है वो फट जाती है, एंड वो जो सेल जो होते हैं स्पोरोजोइड जो रहते हैं अब आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं। आरबीसी के अंदर घुसने के बाद आरबीसी में भी इतना ज़्यादा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देते हैं कि ये क्या करते हैं, आरबीसी के सेल को भी फोड़ देते हैं, एंड फोड़ने के बाद इसमें आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट्स बना देते हैं। गैमेटोसाइट्स हमारे पास है, अब गैमेटोसाइट्स अब वापस से हमारे पास कोई मच्छर आया और मच्छर हमें काटा, मच्छर काटा, अपना खून लाइक हमारा खून जो रहता है एज अ मील वो ले करके जाता है, एंड साथ में जो खून रहता है खून के अंदर हमारे पास क्या है, स्पोरोजोइड्स हैं, स्पोरोजोइड्स का लेके जाता है यानी गैमेटोसाइट्स है। गैमेटोसाइट इसके पास पहुंचते ही इसके गर्ड्स में घुसता है, एंड गर्ड्स में घुसने के बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद सैलिवरी ग्लैंड में जाने के बाद इसने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है, एंड नंबर इंक्रीज़ करने के बाद ये जब मच्छर वापस से किसी और आदमी को काटता है तो ये वापस से उसके तक फैल जाता है। देख ले, ये ह्यूमन के साइकिल हो गई, एंड ये मॉस्किटो। तो ये जो प्लाज्मोडियम वायरस है इसके पास दो दो होस्ट होते हैं, मतलब एक ह्यूमन एंड दूसरा मॉस्किटो खुद, ठीक है, वेक्टर की तरह। अब इसको अच्छे समझ लेते हैं। जब हमारा आरबीसी फटा था ना यहाँ पे, तो एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। क्या रहता है, हीमोजोइन। हीमोजोइन एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है, एंड साथ ही साथ फीवर वगैरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड के फॉर्म में, इन्फेक्शन फॉर्म में। बाइट एक फीमेल एनाफिल्स काटती है हमें, अपना खून हमारे तक भेजती है, जिसके पास क्या होता है, पॉजिटिव एनाफिल्स मतलब स्पोरोजोइड्स होते हैं। अभी जो पैरासाइट होता है मल्टीप्लाई कर लेता है लीवर सेल में, एंड आरबीसी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाती है। आरबीसी क्या करती है, आरबीसी जैसे ही रप्चर करती है हमारा एक टॉक्सिक रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें ठंडी लगती है, हाई फीवर देखने को मिलता है, एंड 3 से 4 दिन तक हमें ये सारी चीज़ें तगड़ी देखने को मिलती है। जब फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो किसी और पर्सन को मतलब वापस से कोई मच्छर आया एंड हमें काट लिया, तो ये जो अब पैरासाइट है ना मॉस्किटो को हमने दिया, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव था, जो मच्छर आया था नेगेटिव था, तो हमने उसको अब दिया, ठीक है। अब पैरासाइट वापस से मल्टीप्लाई करता है स्पोरोजोइड के फॉर्म में सैलिवरी ग्लैंड में मच्छरों के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद अब कोई मच्छर, अब मच्छर किसी ह्यूमन को काटेगा तो अब वापस से उस मच्छर का जो स्पोरोजोइड होता है ना उस पर्सन के पास फैल जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मॉस्किटो के पास दो होस्ट होते हैं। पहला तो मतलब मॉस्किटो के मलेरिया पैरासाइट के पास 2 होस्ट होते हैं, पहला ह्यूमन होता है, दूसरा मॉस्किटो होता है। अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट ये रखता है। फीमेल एनाफिल्स जो रहती है वेक्टर की तरह काम करती हैं, जो कि मलेरिया वायरस, मलेरिया प्रोटोजोन्स को दूसरे तक फैलाती हैं, इस डिजीज़ को फैलाती हैं। समझ गए। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स की दूसरी बीमारी जिसका नाम है
अमीबेसिस, अमीबेसिस समझ रहे हो, अमीबा से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ये इरेगुलर शेप का होगा, कहीं भी फैल जाएगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? अमीबियासिस लिखा है ना, अमीबा लाइक अमेबिक डिसेंट्री स्कोर बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। क्या लिखा है, इसका जो पैथोजन है ना इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है इसका जो पैथोजन है ना, मैं डबल डबल बोलूँगी ताकि अच्छे से तुम लोग समझ लो। तो जो हमारे पास पैथोजन है ना अमीबियासिस का, प्रोटोजोन एमेबियासिस का जो कि पैथोजन है, इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है। ईजिली है गाइस, अमीबा इंटा अमीबा ईजिली है गाइस। अगर पैथोजन पूछा जा रहा है तो ऑफकोर्स तुम बता लोगे, ठीक है, बता लोगे ना, बिल्कुल बता लोगे, ईजी है गाइस। इज़ द ला, अब देखो पूछ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन एक डिजीज़ थी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में करती थी। बताओ बताओ उसका नाम बताओ। येस यूर राइट, टाइफाइड। टाइफाइड क्या करती थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट करती थी, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है इफेक्ट, प्रोटोजोन की दूसरी बीमारी इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका करता है, ठीक है, ह्यूमन की, ठीक है। सिम्टम देख लो, इसके सिम्टम्स क्या हैं, वही है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन में पेट में दर्द मिलेगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल में क्या होता है, स्टूल मतलब जो पॉटी होती है ना उसमें काफ़ी सारा म्यूकस देखने को मिलेगा, एंड ब्लड क्लॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर समझ सकते हो कि हाउस फ्लाई के थ्रू फैलता है, ठीक है। इस पैरासाइट को क्या, पैरासाइट इसका जो है हाउस फ्लाई है, फीकल्स के थ्रू, फीकल समझ रहे हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर भी बोल सकते हो। मतलब अगर मान लो हाउस फ्लाई से पहले पॉटी हुई है, पॉटी के ऊपर क्या है, मतलब कोई भी इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का एक प्रोटोजोन्स फैला हुआ है, पॉटी के ऊपर मक्खी बैठी, मक्खी ऊपर के तुम्हारे खाने में पहुंच गई, अब खाने से तुम्हें पहुंच रहा है, तो इसके दो वेक्टर हो गए। मतलब एज ए एग्जांपल अगर आए कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है क्या इसका एमओटी, तो तुम टिक लगाओगे। अगर ये पूछता है मॉस्किटो होता है यानी हाउस फ्लाई होता है क्या, हाउस फ्लाई, तो तुम बुलाओगे फिर भी ट्रू होता है। तो दोनों तरीके से तुम इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड प्रोडक्ट की वजह से भी फैल सकता है, ये लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड कंटामिनेटेड बाय फ्यूटल एंड, वही जो मैंने तुमको बताया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी डिजीज़, ठीक है, जो हीमोफीलिया। क्या पढ़ा था मैं, वैसे हमारी कितनी डिजीज़ कंप्लीट हो गई वो देखते हैं। हमने बैक्टीरिया कंप्लीट किया, बिल्कुल। वायरस, बैक्टीरिया में क्या क्या दो पढ़ा ना, निमोनिया पढ़ा था एंड टाइफाइड। वायरस में हमने कॉमन डिजीज, कॉमन कोल्ड पढ़ा। फंजाई में हमने मलेरिया पढ़ लिया, सॉरी फंजाई में हमने क्या पढ़ा था, बताओ 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 एवरीवन, ऐसा नहीं चलेगा, अगर बताओगे नहीं तो फिर देखो मैं नहीं जानती। गाइस तुमने वो फंजाई पढ़ा ही नहीं है, तो कितने बड़े वाले हो ना, मतलब अभी मैंने फंजाई पढ़ाया ही नहीं एवरीवन, तो फंजाई अभी नहीं पढ़ा। प्रोटोजोन्स में मैंने तुमको मलेरिया पढ़ा दिया, हेलमिंथिस पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रोटो फंजाई को कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की यही सीक्वेंस है, तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, हेलमिंथिस, ये दिख रहा है हेलमिंथिस, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, मैंने तुम बोलोगे दीदी कलर नहीं है क्या आपके पास, ठीक है आइए देखते हैं। हेलमिंथिस की पहली बीमारी है एस्कैरिस, क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस भी बोल सकते हो या एस्कैरिस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कॉमन राउंड वर्म होता है, हेलमिंथिस की एक बीमारी है, ठीक है। हेलमिंथिस की एक बीमारी है, क्या लिखा है, एस्कैरिस, द कॉमन राउंड वर्म एंड वुचेरिया, द फिलेरियन वर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथिस विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। गाइस मैं तुमको वही पढ़ाऊँ क्या, क्योंकि इसको समझने के लिए तुमको बनाना पड़ेगा, वरना तुम फिर गंदी गंदी हरकतें करोगे, भूल भाल जाओगे, फिर बोलोगे मुझे कि दीदी तुमने तो सही से पढ़ाया ही नहीं। ये देखो डिजीज़ है, सिम्टम्स है, अब इतना तो याद कर ही लिया होगा, सिम्टम्स के बाद हा याद तो आ गया, बड़ा जल्दी याद आ गया। पैथोजन है यहाँ पे, सिम्टम्स हैं, एमओटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने डिजीज़ पढ़ा, डिजीज़ में एस्कैरिस पढ़ा। गैस कलर चेंज करते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं। एस्कैरिस क्या था, एस्कैरियासिस बोल सकते हो। एस्कैरियासिस में जो पैथोजन है, पहला है एस्कैरिस, एस्कैरिस जिसको कॉमन राउंड वर्म भी कहते हैं, राउंड वर्म भी कहते हैं। एंड दूसरा हमारे पास वुचेरिया है जो फिलेरियन वर्म है, वुचेरिया जो कि एक फिलेरियन
वर्म है, ये इसका पैथोजन है। सिम्टम्स देख लो, सिम्टम्स में वही होता है कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अंदर ही कहीं ना कहीं ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मस्कुलर पेन, काफ़ी सारा मसल्स में दर्द होता है। फीवर देखने को मिलता है। एनीमिया होता है, ठीक है। एंड ब्लॉक हो जाता है, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, एक्स जो रहते हैं पैरासाइट्स के, हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो पॉटी होती है एक्सिट्री अलोंग विथ फीटस, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड सॉइल वगैरह से फैलता है। हेल्दी पर्सन एक्वायर टू इन्फेक्शन थ्रू द कॉन्टामिनेटेड थ्रू। तो गाइस बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। क्या मैंने बताया था इधर तुम्हें, एमओटी, क्या था। सबसे पहले देखो डिजीज़, ये जो डिजीज़ है ना ये एस्कैरियासिस है। क्या है डिजीज़, एस्कैरियासिस। हेलमिंथिस की एक डिजीज़ है जिसका नाम है एस्कैरियासिस। सिम्टम पैथोजन देख लो, पैथोजन में है एस्कैरिस जिसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म। दूसरा वुचेरिया जिसको कि हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, फिलेरियन वॉर्म भी कहते हैं, याद रखना। एमओटी में वही होता है कि हमें क्या मिलता है, हम किसके थ्रू फैलता है वो देख लो। कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह के, मतलब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर या कोई सामान को आप एक्सचेंज कर रहे हो उसके फैल जाता है हमारे पास। एमओटी वही, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिया किसके थ्रू। एंड यहाँ सिम्टम्स लिखना था, सॉरी। तो सिम्टम्स में वही चीज़ है ना कि हमें खांसी जुकाम आता है, हमारा क्या होता है, हमारे जो मतलब पैरासाइट का जो एग होता है ना वो हमारी फीटस में, यानी जब हम पॉटी वगैरह करते हैं उससे थ्रू बाहर निकल के आता है। हमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर आता है, एनीमिया होता है, हमारे इंटेस्टाइन जो रहती है ब्लॉक्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती हैं। तो आइए एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के बाद क्लियरली हो जाएगा सब कुछ। क्या लिखा है, एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस को कॉमनली हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं एंड वुचेरिया को कॉमनली हम फिलेरियन वॉर्म के नाम के जानते हैं। ये कुछ हेलमिंथिस है या पैरासाइट हैं जो कि एस्कैरिसिस फैलाते हैं। एस्कैरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो एस्कैरिसिस फैलाता है। सिम्टम्स देख लो, इंटरनल हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर आ जाता है, एनीमिया हो जाता है एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो एग होता है पैरासाइट का हमें देखने को मिलता है हमारी एक्सक्रीटरी पैसेज के थ्रू जो होता है उसका एग बाहर आ जाता है। कॉन्टामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट की वजह से फैलता है। हेल्दी पर्सन अगर कोई इन्फेक्शन पर्सन से थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर या वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह के कांटेक्ट में आ रहा है उसको एस्कैरिसिस हो जाता है, ठीक है। अब देख लो हेलमिंथिस की ही तीसरी बीमारी जिसका नाम है, सॉरी दूसरी बीमारी जिसका नाम है एलिफेंटेसिस या फिलियराइसिस, ठीक है। एलिफेंटेसिस या फिलियराइसिस। वुचेरिया इसका पैथोजन है, वुचेरिया पैथोजन है, वुचेरिया मलाई, देखो वुचेरिया इसका पैथोजन है। वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी या फिर मलाई बोल सकते हैं, दो इसके पैथोजन होते हैं किसके, वुचेरिया के। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। फिलेरियन वर्म होता है जो स्लोली कोरियोनिक इन्फ्लामेशन कराता है, यानी बहुत टाइम तक ऐसा चलता है। यूजुअली क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स इसमें बड़े बड़े हो जाते हैं। एलिफेंटेसिस या फिलियराइसिस इसको बोल सकते हो। इसमें जेनाइटल ऑर्गन में भी फैल सकता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है डिस्फॉर्मिलिटी। एंड पैथोजन जो रहते हैं हेल्दी पर्सन में फैलते हैं। फीमेल मॉस्किटो की वजह से वेक्टर एक होता है। तो इतना तुम समझ लिए, बहुत ईजी है गाइस, लिख के दिखा देती हूँ तुम्हें। यहाँ हमने डिजीज़ देखा, डिजीज़ में आ जाते हैं एलिफेंटेसिस या फिलियराइसिस। अगर हम बात करें यहाँ पे पैथोजन की, तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है वुचेरिया के दो होते हैं, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, वुचेरिया मलाई, ये दोनों होते हैं जो कि एक फिलेरियन वर्म होते हैं। तीसरा इसका सिम्टम देख लो, हमें क्या देखने को मिलता है, मान लो ये देखो ये पार्ट देख रहे हो बहुत बड़ा सूज गया है। तो इसी तरीके से जो कोरियोनिक इन्फ्लामेटरी होती हैं वो बहुत सालों तक बहुत बड़ी होती रहती है। कभी ये जेनाइटल एरिया में भी आपको देखने को मिलता है, देख रहे हो जेनाइटल एरिया में आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। सिम्टम वही है, इन्फ्लामेशन हो जाता है बहुत बड़े एरिया में वगैरह में, ठीक है। इसके पैथोजन देख लो, पैथोजन जो होते हैं ना, देखा ही है वुचेरिया होता है,
वुचेरिया मलाई एंड वुचेरिया हमारे पास ये देखा है ये स्लोली। एंड ये देखो वेक्टर क्या बोल रहा है, किसके थ्रू फैलता है, तो ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। एप्स होते हैं मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके थ्रू ये फैलता है। चौथा हमारे पास डिजीज़ आ जाता है फंजई, जो फंजई की वजह से होता है। काफ़ी सारी फंजई होती हैं जो जेनेरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड ईपीडर्मोफाइटोन, ये तीनों याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म कराने में। ठीक है, तो डिजीज़ में क्या लिखोगे, रिंगवॉर्म। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो फैलता है, इसमें देखोगे एमओटी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तुम लिखोगे कि टॉवल वगैरह, गीले टॉवल की वजह से 2 अंगूठे के बीच में अगर काफ़ी टाइम तक भीगा रह रहा है तो उसके अंदर आपको हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शियस कॉम, इन्फेक्शियस पर्सन से अगर तुम कॉम वगैरह शेयर कर रहे हो तो उससे तुम्हें फैल सकता है। मतलब ये ना एक पर्सन से दूसरे कॉन्टैक्ट वाली डिजीज़ है, किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहा हो, ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो इससे तुम्हें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमारा जो स्किन होता है काफ़ी ड्राई हो जाता है, स्केली लेसन्स देखने, दिख रहे हो ड्राई हो गया है, स्केली लेसन्स देखने को मिलते हैं। एंड वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे स्किन में भी हो सकता है, नेल्स वगैरह में हो सकते हैं, स्कार्फ पे भी हो सकता है। मेन सिम्टम देखने को मिलता है इस डिजीज़ का। ये जो लेसन्स होते हैं काफ़ी ईचिंग करते हैं, बहुत खुजली होता है यहाँ पे, कभी कभी देखा होगा सर्कल एरिया में बहुत लोगों के हाथ पैर वगैरह में हो जाते हैं। हीट एंड मॉस्किटो प्रोवाइड कर रहे हो तुमने तो फंजाई ज़्यादा ग्रो करता है। अगर हीट बहुत मिल रहा है या मॉइस्चर मिल रहा है तो उससे ये डिज़ीज़ जो रहता है फैल जाता है। इसकी वजह से स्किन जो रहती है हमें रिंग वंग वही कहाँ कहाँ होते हैं देख लो, टो वगैरह के बीच में होता है, गीले जगहों पे होता है। टॉवल वगैरह किसी का यूज़ कर रहे हो, कॉम किसी का यूज़ कर रहे हो जिसको इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, उसका मतलब उससे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इन्फेक्शन शाम से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, जो ये दिख रहा है ये हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो, इससे अगर तुम टॉवल यूज़ कर रहे हो, इसका टॉवल मांग करके भैया अपना टॉवल दे दो यूज़ करना है, तो बिल्कुल भाई तुम बेवकूफ़ ही हो। ऑफकोर्स तुमको हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ एन पर्सन, ठीक है, पब्लिकली हाइजीन रहो, वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि तुम इस डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़ से बच पाओ। मेजर पर्सनल हाइजीन सही रखो, अपने बॉडी को क्लीन करते रहो, क्लीन साफ साफ पानी पियो, साफ साफ खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह साफ खाओ, पब्लिक हाइजीन रखो, पेपर अच्छे से डिस्पोज करो, वेस्ट वगैरह, पीरियोडिक क्लीनिंग करते रहो, वाटर को अच्छे से रिजॉर्व करके रखो, पूल्स वगैरह में साफ रखो पानी को ताकि वेक्टर से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड साथ में जो ट्रांसमिटिंग एजेंट्स होते हैं फूड वगैरह को, टाइफाइड, अमीब, याद रखो, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा है, वेयर इन्फेक्शियस एजेंट जो कंटामिनेटेड फूड से फैलता है जैसे कि टाइफाइड, अमीबियासिस एंड एस्कैरिस, जो एयरबर्न डिजीज़ से फैलते हैं जैसे कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन सब से बचो तुम। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे कांटेक्ट में मत आओ अगर तुम्हें ऐसा होता है तो। मलेरिया, फिलीरियासिस क्या करते हैं, वेक्टर के थ्रू फैलते हैं, तो तुम हर जगह साफ़ रखो, हर चीज़ बहुत साफ़ रखो, ब्रीडिंग वाले प्लेस से दूर रहो, पानी वगैरह साफ़ रखो। एक चीज़ आती है, देखो ये याद रखना, एक गम्बूसिया नाम की एक फीस होती है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो ऐसा कर सकते हो कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा है तो इस फीस को तुम उस पानी में छोड़ सकते हो जिसके थ्रू वो सारे गम्बूसिया फीस जो रहती है वो सबको खा जाए, वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाए एंड उसके बाद जो रहता है पानी साफ़ हो जाए, इससे कि जो तुम्हारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो तुम्हें नहीं होगा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड वगैरह तुम छोड़ते रहो जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाए। ठीक है, बंद करके डोर वगैरह, विंडो वगैरह को अच्छे से रखो एंड मॉस्किटो जहाँ से एंटर कर पाए उसको थोड़ा प्रिवेंट करो। ठीक है, वेक्टर बर्न डिजीज़ से बचो। एक चीज़ याद रखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइट कर देती हूँ मैं, वेक्टर बर्न डिजीज़ जैसे एड्स मच्छर से फैलने वाले डिजीज़ हैं, डेंगू व चिकनगुनिया, ये पूछ सकता है कि एड्स मच्छर से क्या क्या चीज़ें फैलती हैं। तो जो एड्स मच्छर है ना उससे तुम्हारा डेंगू भी फैल सकता है, चिकनगुनिया भी। ठीक है, ये आगे देख लो, एडवांसमेंट्स मेड इन बायोलॉजिकल साइंस आर आर्म्ड अप द इफेक्चुअल डीड, नॉर्मली द यूज़ ऑफ वैक्सीन का यूज़ करो, इम्यूनाइजेशन अच्छे से रहो, कम्प्लीटली क्या करो, डेडली डिजीज़ स्मॉल पॉक्स से तुम वैक्सीन से ही बच सकते हो, लाइक पहले से ही वैक्सीन वगैरह ले करके रखो। लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये याद रखना कि जो स्मॉल पॉक्स होता है एक डेडली डिजीज़ होता है, याद रखना। ठीक है,
लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टिटनस, इस सब का वैक्सीन मौजूद होता है, तो उसको तुम यूज़ करो। बायोटेक की हद से काफ़ी सारे वैक्सीन बनाए गए हैं। न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन यूज़ करो। डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडी एंड वेरियस अदर ड्रग्स कैन बी इनेबल टू ट्रीट द, मतलब वैक्सीन लेते रहो गाइस, वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी वैक्सीन वगैरह तुम जितना लोगे ऑफकोर्स तुम बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो गाइस अभी 1.5 घंटे हो गए हैं। आई जस्ट टेक 10 to 20 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद मैं वापस से आती हूँ। सो अभी हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। 20 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस से यहीं पे आएंगे, ओके।